वेलकम फ्रेंड्स, आप सबको मेरा नमस्कार। और आज हम लोग वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, यानी एयर पोल्यूशन के बारे में। ठीक है। वायु प्रदूषण का अध्ययन यानी एयर पोल्यूशन का अध्ययन या इसकी स्टडी क्यों जरूरी है, तो उसके लिए हम आपको कुछ घटनाएं बताते हैं। उन घटनाओं से आपको पता चलेगा कि एयर प्रदूषण का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। ठीक है, हमें शुद्ध वायु क्यों चाहिए। सबसे पहले एयर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कंपोनेंट्स हैं, यानी हमारे वायुमंडल में जो गैस के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी जो उनके जो जिन गैसों से वायुमंडल बना है, उनमें मुख्य है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और कुछ मात्रा में जीनॉन, कुछ मात्रा में क्रिप्टॉन, ठीक है, हीलियम। ये तो इनर्ट गैसेस हैं, यानी अक्रिय गैसें हैं। नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में वो 78% है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 21% अराउंड, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है 0.03%। आर्गन, जीनॉन और क्रिप्टॉन और ये सब जो बाकी की जो गैसें हैं वो सब लेस देन 1% हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड को आप ऐसे मत देखो कि ये बहुत कम है 0.03%। एक्चुअली ये इतने में ही कमाल का काम कर देती है। वायुमंडल में अभी जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उससे ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, ठीक है, गर्मी बढ़ती जा रही है। तो ये इतनी ही मात्रा में धरती को हॉट किए दे रही है, भले ही इसकी ओवरऑल मात्रा आपको लगे बहुत कम है। नाइट्रोजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन भी ज़्यादा है। ये जो ऑक्सीजन है ये हमें मुख्यतः पेड़ पौधों से मिलता है, स्थल पर मौजूद पेड़ पौधों से और जल में मौजूद पेड़ पौधों से। जल में भी पेड़ पौधे हैं और फाइटोप्लैंक्टन्स जल में जो होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं। महासागरों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, करीब कुल ऑक्सीजन का 60 से 70% और 30 से 40% लगभग, समझो फिक्स तो नहीं है लेकिन एक एवरेज है, ये हमें इस भूमि पर मौजूद पेड़ पौधों, जंगलों, वनों, इनसे मिलती है। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा वायुमंडल का, जो हमारा वायुमंडल है उसका एक थोड़ा सा छोटा सा संक्षिप्त परिचय। इसमें ऑक्सीजन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं अपने ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए, भोजन पचाने के लिए, अपने आप को जिंदा रखने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। और हमें ऑक्सीजन जहाँ से मिलती है पेड़ पौधों से, वो किस प्रोसेस से मिलती है, वो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से मिलती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अंदर और
पानी, उसमें पानी का यूज करते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऐसा। और ये ऑक्सीजन वायुमंडल में जब जाती है तो ये हमारे काम आती है, हमको जिंदा रखती है। तो चाहे वो जलीय पेड़ पौधे हों यानी महासागरीय पेड़ पौधे हों, चाहे स्थलीय पेड़ पौधे हों यानी वन जो यहाँ पाए जाते हैं, वन पौधे ये सब, वो इस क्रिया का यूज करते हैं और ये बनता है। इस क्रिया के लिए जरूरी चीज़ें होती हैं सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश उसको HMU से भी डिनोट करते हैं, यानी इससे दिखाते हैं लिखकर। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है और पेड़ों की पत्तियों में मौजूद क्लोरोफिल है ना, जिससे कि पत्तियों का रंग हरा होता है, आप सब लोग जानते हो। तो इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन निकलती है जो हमारे श्वसन के काम आती है। हम वो सांस लेते हैं, जीवनदायिनी हवा ऑक्सीजन। तो ये तो हुआ थोड़ा एकदम अपनी जो एयर है उसका एक बहुत माइन्यूट या बहुत संक्षिप्त परिचय। बाकी भी उसमें हजारों चीज़ें हैं, पार्टिकल्स, डस्ट, सूट और हैवी मेटल्स के कुछ कण, मतलब हानिकारक कण, और भी कई खतरनाक गैसें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, और केमिकल जो हैं उनके वेपर्स जो इंडस्ट्री से जो पैदा हो रही हैं, ये सब इसी हवा में मौजूद हैं। तो वो सब भी शामिल है, बट एज ए ओवरऑल हमने ये आपको ऐसे कंपोनेंट समझाया। अब हम देखेंगे कि वायु क्यों शुद्ध होनी चाहिए, तो या क्यों शुद्ध होनी चाहिए नहीं, क्यों जरूरी है। शुद्ध तो होनी ही चाहिए, जरूरी क्यों है शुद्ध हवा हमारे लिए। और अगर ना शुद्ध हवा मिल पाए या उसमें जहरीली हवा घुल जाए तो क्या हो सकता है, यानी वायु प्रदूषण की स्टडी क्यों जरूरी है। तो पहली घटना अभी रिसेंट में हुई थी वाइजैग में, यानी विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 2020 में, अगर आपको याद हो तो हुई थी। क्या हुआ था कि वहाँ पर एक कंपनी है, LG कंपनी, जानते हो ना, हाँ, LG केम, ये एक कंपनी है और इसका वहाँ पर एक प्लांट है LG पॉलीमर। LG टीवी ही बनाती है, ये सब जानते हो। तो LG पॉलीमर ना, उसी की एक कंपनी है LG की। वहाँ से बोलते हैं कि स्टाइरीन नामक एक स्टाइरीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये ऐसे तो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन ये जैसे पेट्रोल नहीं लिक्विड होता है, लेकिन वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाष्पीकृत हो जाता है। आप पेट्रोल को पूरा छोड़ दो तो उड़ने लगता है, ठीक है, यानी वो गैस में बदल जाता है। तो सिमिलरली ये भी बदल जाता है और ये वहाँ बोलते हैं कि फैल गया था। तो उससे 11 लोग मर गए थे और हजारों लोग बहुत बीमार पड़ गए थे, ठीक है। तो इससे आप पता चलता है कि शुद्ध हवा कितनी ज़रूरी है, वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है कि जरा सा ये गैस फैली और आदमी मर गए। क्योंकि हमारे सांस लेने के लिए जो प्रकृति ने जो कॉम्बिनेशन दिया है गैसेस का, उसमें इस तरह की गैसेस या भाप या वेपर का कोई स्थान नहीं है। ये अगर हानिकारक तत्व तो वायुमंडल में आते हैं तो हम मर जाते हैं, ठीक है। दूसरी घटना बहुत फेमस है, दूसरी भी पुरानी घटना है लेकिन बहुत फेमस है। लंदन स्मॉग 1952 बोलते हैं उसे। लंदन में 1952 में यानी 1952 में स्मग फैल गया था, बहुत गहरा, बहुत हैवी स्मग। स्मग मीन्स, स्मग दो शब्दों से मिलकर बना है, स्मोक और यानी धुआं और फॉग। फॉग मतलब कोहरा,
तो पानी की छोटी छोटी बूंदें और स्मोक, तो ये स्मोक ना पानी के कणों के चारों ओर एक घना को मतलब घना कंडेंस टाइप का हो जाता है। या कह लो कि इन द बेटर वे सही शब्द ये है कि जो पानी की जो भाप है या मिस्ट है या बूंदें हैं वो धुओं के कणों पर एक्चुअली संघनित होती हैं। संघनित मतलब कंडेंस होती हैं। तो धुआं और भाप का वो मिक्सचर जो होता है वो हवा में तैरता रहता है। तो जो स्मोक जो फैला था लंदन में 1952 में, ये मेनली क्या था कि वहाँ पर जो कंपनीज थी वो कोल का बहुत यूज कर रही थी, कोल का यूज बहुत कर रही थी। कोल बेस्ड एनर्जी थी उनकी, यानी वो कोल को जला के एनर्जी ले रही थी। कोल एक जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, और इसमें हाई अमाउंट में सल्फर होता है और भी कंपोनेंट होते हैं। तो यहाँ से बहुत हाई अमाउंट में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये सब निकलते हैं और ये ऑक्साइड्स फॉग में मिल के एक केमिकल कोहरा बनाते हैं। केमिकल कोहरा जैसे आजकल दिल्ली में होता है सर्दियों के मौसम में, फॉग में वहाँ के गाड़ियों से निकला हुआ केमिकल और ऑक्साइड्स जो हानिकारक जो गैसेस हैं वहाँ की गाड़ियों से, इंडस्ट्रीज से, और बोलते हैं कि पराली जलाने से भी जो पैदा होता है धुआं वगैरह ये सब, यानी स्मोक, गैसियस स्मोक, केमिकल स्मोक, ये सब मिलकर वाष्प के साथ यानी जो असली जो कोहरा होता है सर्दी वाला उसके साथ मिल जाता है और केमिकल कोहरा बनाता है, यानी एक केमिकल स्मग बनाता है। तो 1952 में लंदन में जब ये स्मग फैल गया तो वहाँ पर 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए, मोर देन 4000 लोग मार दिए गए बाई कोहरा, केमिकल कोहरा यानी स्मग, केमिकल स्मग से मार दिए गए और दसियों हजार लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए। उनके लंग्स में इन्फेक्शन हुआ, उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में इन्फेक्शन हुआ। तो मतलब कुल मिला के ये बहुत डेंजर सिचुएशन थी। उस तभी से वायु प्रदूषण के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूकता आई वहाँ पर। लंदन में क्या किया गया कि इंडस्ट्रीज को फिर ऑर्डर दिया गया कि आप शहर के बाहर जाओ, शहर को छोड़ दो। पहले ये इंडस्ट्री शहर में थी। तीसरी घटना भी बहुत फेमस है, बहुत हृदय विदारक है, जानते हो अगर, भोपाल गैस त्रासदी, उसका नाम ही है भोपाल गैस ट्रेजेडी या भोपाल गैस त्रासदी है ना। भोपाल में 1986 या 85 की घटना है ये। इसमें क्या हुआ था कि यूनियन कार्बाइड एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वो पेस्टिसाइड बनाती थी, यानी कीटनाशक बनाती थी। तो वहां पर क्या हुआ कि यूनियन कार्बाइड जो कंपनी थी वो कीटनाशक बनाती थी ना, तो एक रात को उनके यहाँ जो स्टोर रखा हुआ था मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, मेथिल आइसोसाइनेट, ओके। तो मेथिल आइसोसाइनेट ना फैल गया, लीक हो गया और हजारों की संख्या में लोग मारे गए और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत भयंकर हुए। मेथिल आइसोसाइनेट बहुत विषैली गैस है। तो बोलते हैं कि 5000 लोग मारे गए, 10,000 लोग मारे गए।
और ये केस कंट्रोवर्शियल भी रहा थोड़ा, क्योंकि इसमें लूप होल्स, कानून में जो लूप होल्स होते हैं उनका फ़ायदा उठा के उतनी बड़ी सज़ा नहीं हुई जो उसके ओनर्स थे। तो भोपाल गैस त्रासदी दिखाता है कि अगर एक्सीडेंटली कोई गैस लीक हो जाती है इंडस्ट्री की, कोई हानिकारक गैस, तो मास लेवल पर वो लोग मरते हैं जिनका इससे कोई लेना देना नहीं होता है। बेगुनाह बच्चे, बेगुनाह स्त्रियां, बेगुनाह पुरुष, ये सब। तो वायु प्रदूषण बहुत भयानक प्रदूषण है। इसका असर दो टाइप का होता है, एक एक्यूट यानी तुरंत वाला, जैसे बहुत जहरीली गैस है तो लोग मरना शुरू। एक होता है क्रोनिक इफेक्ट यानी लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी धीरे धीरे लोग उसी गैस के संपर्क में रहते हैं, धीरे धीरे उनके ऊपर असर होता है, समझ में नहीं आता कि उनको कब कैंसर हो गया, कब टीबी हो गया, मतलब वो भयानक बीमारी जो कि इर्रिपरेबल होती है, यानी कि उसको ठीक नहीं किया जा सकता है, ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो पड़ता है उसमें आप आरोप भी नहीं लगा सकते कि नहीं इसने इस इंडस्ट्री ने ये खतरनाक गैस छोड़ी थी तो उससे हमको हुआ, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म है, प्रोसेस है। आदमी सिर्फ झेलता है, सिर्फ उसको नुकसान होता है और उसको पता भी नहीं चलता। तो एक्यूट वाले में तो आपको तुरंत पता चल जाता है, जो गैसें हाईली पॉइजनस हैं, अगर वो लीक हुई और आप पर असर डाला तो आपने बता दिया कि नहीं इस कंपनी का दोष है। तो दो तरह के प्रदूषण मेनली होते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट जानने वाले। ये एक्सीडेंट इतना भयानक था कि इसके बाद भारत सरकार ने इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बनाया। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम एक्ट बनाया 1986। एक कंप्रेहेंसिव यानी एक मतलब विस्तृत कानून बनाया और इन्वायरमेंट के नियमों, नए नियम, विस्तार और नई सजाएं, नई पनिशमेंट, पेनल्टी, ये सब निर्धारित की बड़े लेवल पर। इसके पहले इतना इफेक्टिव कानून नहीं था, ठीक है। इसके पहले कानून थे, ऐसा नहीं कि और कोई कानून नहीं थे। वाटर पोल्यूशन एक्ट 1974 और एयर पोल्यूशन एक्ट 1981, ये थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे। लेकिन एक कंप्रेहेंसिव मतलब जिसमें पेनल्टी, पनिशमेंट यस, और प्रोसीजर्स और प्रिकॉशंस और कुछ नियम निर्धारित करना कि इंडस्ट्री लगाने से पहले या बाद में आपको किन किन नियमों का पालन करना है, ये सब का एक जो कंप्रेहेंसिव जो फ्रेमवर्क है वो फिर इस कानून में बनाया गया, ठीक है। तो और भी एक था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। सबसे पहले ये बनाया गया था, फिर वाटर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया था, फिर एयर पोल्यूशन एक्ट बनाया गया था और फिर ये मेन एक्ट बना था। तो इन सब घटनाओं से आपको साफ समझ में आ रहा है कि वाकई कि एयर पोल्यूशन या वायु प्रदूषण कितना महत्व रखता है हमारे जीवन में। महत्व इन द टर्म्स ऑफ द, ये बहुत खतरनाक है और हमको इसे कम से कम करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास ऐसा नहीं है कि जहाँ तक हम आकाश को देख रहे हैं वहाँ तक वायुमंडल है। हमारा जो इफेक्टिव वायुमंडल है, इफेक्टिव यानी वो वायुमंडल जिसमें कि हम अपना रोज का
जिसमें मौसम बनता है, जिसमें रोज़मर्रा का धुआं धक्कड़ ये सब जमा होता है, और जिससे हमको बारिश मिलती है। जितने भी हमारी ज़रूरत का जो भी हमारी ज़रूरत की जो भी घटनाएं हैं, वो जिस वायुमंडल के हिस्से में होती हैं, जिसमें प्रदूषण होता है, जिसमें ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, वो वायुमंडल केवल और केवल इफेक्टिवली 8 किलोमीटर आप मानिए, 8 किलोमीटर आप मानिए, और मैक्सिमम केस में आप 10 किलोमीटर ऊपर तक मान सकते हैं। मात्र धरती का जो रेडियस है, यानी धरती का जो व्यास है पूरी धरती का, वो है 12,800 किलोमीटर। ये ऐसे अगर गोल गोल धरती है तो ये धरती का व्यास है, यानी ये धरती की अगर आप त्रिज्या समझो तो वो 6400 किलोमीटर। तो अगर आप 6400 किलोमीटर को आप देखो, यानी त्रिज्या केवल, या अगर पूरी धरती का ये व्यास देखो, इस अब मतलब 12,800 किलोमीटर, तो उसकी तुलना में ये 8 किलोमीटर कुछ नहीं है। 8 रुपये और कहाँ 12,800 रुपये, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो यानी अगर ये धरती है ना, तो वायुमंडल बिल्कुल इतने तक ही है, मतलब बहुत इतना, फिर भी ज़्यादा कह दिया, एकदम मतलब निग्लिजिबल थिकनेस। जैसे आप अगर कोई सेब खा रहे हो तो उसका जो छिकला है, समझे, उसकी थिकनेस उससे भी कम, बस वही वायुमंडल समझो कि सेब है पृथ्वी और वो छिकला भर वायुमंडल है। यानी हमारे पास वायुमंडल जो है वो बहुत लिमिटेड है, ठीक है, जो हमारे काम का है, जिसमें प्रदूषण होता है मेनली, जिसको हम सांस लेते हैं। तो ये जो जिसमें ऑक्सीजन है जिसको हम लेते हैं, जिसमें प्रदूषण है, जिसमें बारिश के बादल बनते हैं, ये सब बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटा वॉल्यूम है, और इतने छोटे वॉल्यूम में ही हमको रहना है। लोग कभी कभी आकाश की ओर देखते हैं, अरे हमारा तो वायुमंडल वहाँ तक फैला है, ऐसा कुछ नहीं है, मात्र इतने किलोमीटर तक ही है। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास बहुत सीमित मात्रा में हवा है और उसको हमें शुद्ध रखना है, तो हमको प्रदूषण वगैरह पर बहुत ध्यान देना होगा, वायु प्रदूषण पर। तो अब हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताते हैं कि ये जो हमने अभी जो आपको जो बोल दिया इसमें कि हमारा वायुमंडल इतने ही किलोमीटर तक है, तो वो कैसे है, यानी वायुमंडल का स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, वो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट एपिसोड। तो तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई कीजिए, है ना, अच्छे से, और जो भी हमने आपको बताया उसको आप मतलब अपने चिंतन में लाइए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए बाय बाय।